नई टेक्नोलॉजी की इमर्जेंस, डिजिटलाइजेशन, इन सब के फ़ायदे तो बहुत हैं, लेकिन इनके साथ में कई सारे नुकसान भी आते हैं, जो कि साइबर थ्रेट्स या जो आजकल के नए ज़माने के फ्रॉड्स या क्राइम्स हैं, उनकी कैटेगरी में आते हैं। इनसे किस तरह से निपटा जा सकता है, किस तरह के क्राइम्स होते हैं, इनसे जो आम आदमी है इनको किस तरह समझ सकता है कि वो कब एक फ़्रॉड में फंस रहा है, ये सारी चीज़ें जानने के लिए हमारे साथ साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट हैं। सर, आपका क्या नाम है और आप इस फील्ड से जुड़े हुए हैं। साइबर सिक्योरिटी का जो मामला है उसके बारे में बताइए, और ये जो कॉन्फ्रेंस हो रही है ये कितनी ज़रूरी है। मेरा नाम कार्तिकेय श्रीवास्तव है, मैं साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट हूँ। जो ये कॉन्फ्रेंस हो रही है 3 डेज़ इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस जो हो रही है UPSIFS में, दिस इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट। ये हमारे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है क्योंकि हमें जागरूक करता है साइबर अवेयरनेस से। हमारे जो साइबर थ्रेट्स हैं, आगे कौन से थ्रेट्स आने वाले हैं, उसके लीगल फ्रेमवर्क्स, उससे फॉरेंसिक विज्ञान जो है कैसे जुड़ा है। हमारे यहाँ माननीय मुख्यमंत्री जी ने DNA की लैब का उद्घाटन करा, लाइब्रेरी का उद्घाटन करा, साथ ही इस कॉन्फ्रेंस में भी उन्होंने प्रतिभाग करा, वो आए। ये कॉन्फ्रेंस जो है हमें कई सारे विषयों पे बताती है, जैसे इमर्जिंग टेक्नोलॉजी इन AI, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में जो यूज़ हो रहा है, साथ ही साथ साइबर सिक्योरिटी के जो वेरियस प्रोस्पेक्ट है, डिजिटलाइजेशन जैसे हो रहा है, सर्वर में जो सर्वर है उसको हम कैसे सिक्योर कर सकते हैं, जो हम जनरल पब्लिक है, आम जनता है, वो कैसे अपने आप को सुरक्षित रख सकती है, इन सब के विषयों में इनके बारे में बताया गया। सर, साइबर क्राइम्स की बात करें तो आजकल इनकी फ्रीक्वेंसी और अमाउंट बढ़ गया है। कौन कौन से मेजर क्राइम्स हैं जिनको कैटेगराइज किया गया है और इनको पहचाने कैसे? जो साइबर क्राइम है आज की डेट में सबसे ज़्यादा जो इमर्जिंग साइबर क्राइम है वो है डीप फेक। डीप फेक के बाद जो है वो डिजिटल अरेस्ट और फिर फिशिंग स्कैम्स आते हैं। डीप फेक जो स्कैम है उससे बचने के लिए, ये एक स्कैम नहीं, एक तरीके की टेक्नोलॉजी जो AI के थ्रू लोगों को जो है वल्गैरिटी में जो है कन्वर्ट कर देती है वाया सिंपल बॉट्स विच आर अवेलेबल ऑन टेलीग्राम। हमारी जो लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ हैं वो इन सबको बंद करने के पूर्णतः प्रयास में लगी हुई है। साथ ही जो महिलाएं हैं, जो हमारी माताएं और बहनें हैं, उन सब से अनुरोध है मेरा, कृपया कभी भी अपनी प्रोफाइल, जो कि इंस्टाग्राम प्रोफाइल है, जो कि फेसबुक प्रोफाइल है, उसको पब्लिक ना रखें, उसको प्राइवेट रखें। और अगर पब्लिक रख रहे हैं तो उस पर कोई ऐसी फ़ोटो ना डालें जो आपसे बहुत पर्सनल हो। और फिर हम लोग आते हैं डिजिटल अरेस्ट पे। तो डिजिटल अरेस्ट जो हो रहा है ये बेसिकली बहुत ही कॉमन है और बहुत सारे लोग इसमें जो है लाखों करोड़ों रुपए गंवा रहे हैं। डिजिटल अरेस्ट में क्या होता है कि कोई आपको CBI और पुलिस या फिर कस्टम या फिर नारकोटिक विभाग से बन के बात करता है, वो जो है उसकी ड्रेस भी पहना हुआ होता है और आपको वो ये बताता है कि आपका ये पार्सल है या आपका कंसाइनमेंट है, इसमें ड्रग्स पाई गई हैं या आप किसी भी गलत कार्य में पकड़े गए हैं। तो आदमी वहाँ पे बहक आ जाता है, वह डर जाता है और उसके बाद वो जो कहते हैं कि ये मामला सुलटाने के लिए आप इतने रुपए ट्रांसफ़र कर दीजिए, वो ट्रांसफ़र कर देते हैं और मामले को सुलटाने लगते हैं। इस पे व्यक्ति को एकदम भी डरना नहीं चाहिए। पहले ये देखना चाहिए कि क्या मैंने कुछ ऐसा पार्सल भेजा भी था या क्या मैंने कभी कुछ ऐसा कार्य करा भी है जिससे पुलिस मेरे पीछे है। और अगर ऐसा है भी तो वो वहाँ अपने नज़दीकी पुलिस स्टेशन में जाके संपर्क करें या उस विभाग में जाएं और वहाँ पे जाके क्लैरिटी लें। यदि कोई बोलता है कि आप वीडियो कॉल पर रहिए और आप जो है कहीं पे भी जाएंगे, अगर वॉशरूम भी जाना होता है तब भी वो आपको नहीं जाने देते हैं, तो इस तरीके का अगर आपके साथ हो रहा है तो आप ये समझिए ये डिजिटल अरेस्ट है। बाकी जो फिशिंग स्कैम्स होते हैं, फिशिंग 7 तरीके से डिफ़ाइन करी गई है। विशिंग जो वॉइस ओवर स्कैम है, इस फिशिंग जो SMS के थ्रू आपको मैसेजेस आते हैं और ऐसे ही और कैटेगरीज डिफाइंड है मेल्स के थ्रू। तो इन सब से बचने के लिए एक जनरल अवेयरनेस टिप्स है, आप 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन अपने फ़ोन में ऑन रखिए। 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन से क्या है कि अगर किसी व्यक्ति को भी आपका पासवर्ड पता चल जाएगा तब भी वो आपका फ़ोन हैक नहीं कर पाएगा, आपके फ़ोन पे OTP आएगा। कुछ भी आपको अगर कोई भेज रहा है व्हाट्सएप पे अननोन नंबर से है तो कृपया उसको डाउनलोड ना करें। उसको अगर आप डाउनलोड कर लेंगे उसमें मालवेयर वायरस हो सकता है जो कि आपका फ़ोन हैक कर देगा और आपकी डिटेल्स वहाँ चली जाएंगी, जिससे ब्लैकमेलिंग और बहुत डिफरेंट टाइप की जो समस्याएं हैं वो आगे आ सकती हैं। सो यही कुछ टिप्स हैं जिनसे आम आदमी को बचना चाहिए। एंड मैं हर बार यही कहता हूँ कि साइबर सिक्योरिटी जो है वो एक नॉर्मल जनरल चीज़ है, कोई उसमें बहुत ज़्यादा टेक्निकलिटी नहीं है जब तक हम उसकी टेक्नोलॉजिकल पार्ट पे नहीं जाते हैं।
तो साइबर अवेयरनेस आप सबको बताएं कि कोई भी ऐसी कॉल आती है उसको ना उठाएं, उसको अटेंड ना करें। और cybercrime.gov.in जो भारत सरकार का NCRP पोर्टल है, नेशनल साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल, उसमें कोई भी ऐसा क्राइम है उसको रिपोर्ट करें। यदि महिलाओं के साथ कोई ऐसा केस होता है जिसमें उनकी प्राइवेट पिक्चर्स या वीडियोस लीक हो जाती हैं, उसको भी वहाँ पे आप जो है कंप्लेन कर सकते हैं। साथ ही ncii.org पे जाकर उसको वहाँ पे दर्ज करेंगे जब आप इंसिडेंट्स, तो वहाँ से इंटरनेट पे जहाँ जहाँ भी वो फ़ोटो और वीडियोस गई होती हैं उसे हटा दिया जाता है। साथ ही 1930 जो कि साइबर हेल्पलाइन नंबर है, भारत सरकार द्वारा चलाया गया है, हर स्टेट में उसको चलाया जा रहा है। अगर किसी के साथ भी फाइनेंशियल फ्रॉड होता है तो पहले के 2, 3, 4 घंटे जो होते हैं, बल्कि 1 घंटा जो पहले का होता है, वो गोल्डन आवर बोला जाता है। उसमें आप यदि कंप्लेन करते हैं तो बैंक आपके अकाउंट फ्रीज कर देगा और आपके पैसे बच सकते हैं। सर, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की आपने बात करी। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अब हर क्षेत्र में है। कोई भी फील्ड हो, वहाँ पर जो लोग काम करते हैं वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज़ करते हैं। लेकिन डीप फेक का जो एक मामला है, उससे लोगों की जो पर्सनल चीज़ें हैं उनको उनकी छवि को हार्म पहुंचाने का मेन मकसद इसके लिए इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन अगर जैसे किसी महिला को अपने डीप फेक उसका बनाया गया है, उसको उसके रिपोर्ट करना हो, तो जो वेबसाइट्स आपने बताई हैं क्या उन पर ही जाके करेंगे, या इससे बचने के लिए क्या प्रिकॉशनरी मेजर्स हो सकते हैं? जो बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा मैम आपने। ये जो डीफेक हैं, जब ये बन जाते हैं तो इनको हटाने के लिए पहला कार्य जो है, यदि वो ऑनलाइन आ गया है तो ncii.org पर जाके रिपोर्ट करें। साथ ही cybercrime.gov.in पर रिपोर्ट करें। cybercrime.gov.in पर रिपोर्ट करने से क्या होगा, जिसने बनाया है उस पर पुलिस कार्रवाई कर सकती है, उसे पकड़ सकती है और वो ये जान सकती है कि किसने ये वीडियो, जो सॉफ्टवेयर है, जो बॉट है, जो एक AI के थ्रू बॉट बना है, वो कहाँ से बना, किसने बनाया, और कल्प्रेट को पकड़ सकते हैं, जिससे आगे वो और भी लोगों को सेफ रखा जा सकता है। वीडियो को देख के ये पता लगाया जा सकता है कि ये कहाँ से बना है, क्या है, किस सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल। बेसिकली फॉरेंसिक विज्ञान जो है, डिजिटल फॉरेंसिक में जो है बहुत सारी टेक्निक्स हैं जिससे आराम से ये, पहले तो काफ़ी दिक्कत होती थी। जो पहला केस था रश्मिका मंदाना जी जो एक्ट्रेस है, उनका केस था, तब थोड़ी सी दिक्कत होती थी। टेक्नोलॉजी जैसे जैसे आती है वैसे वैसे जो है चीज़ें अग्रसर होती हैं, तो अब जो है आराम से पता लगाया जा सकता है कि यह वीडियो या फ़ोटो डीपफेक है या नहीं। इसको अगर हमने रिपोर्ट कर दिया, उसके बाद में क्या ये सारी वेबसाइट्स पे अगर पब्लिश किया गया है या स्प्रेड किया गया है, तो वो क्या वो हट जाएगा वहाँ से? बिल्कुल मैम, वो वेबसाइट्स जो ऐसी जिसपे पब्लिश करा गया उनको डाउन करके हटाया जा सकता है। लेकिन एक बहुत कॉमन सी बात है डिजिटल फुटप्रिंट। जैसे एक चोर होता है, वो फुटप्रिंट कुछ ना कुछ छोड़ कर जाता है, अपने कुछ ना कुछ सुराग छोड़ कर जाता है, वैसे ही डिजिटल टेक्नोलॉजी में भी कोई जो सुराग होते हैं उनको हम डिजिटल फुटप्रिंट का नाम देते हैं। जो डिजिटल फुटप्रिंट्स हैं उनको भी मैम जो है देखा जा सकता है। लेकिन अगर वो वीडियो या फ़ोटो किसी ने डाउनलोड कर ली है, इंटरनेट पे नहीं डाला, डाउनलोड कर ली, तो हमें नहीं पता कितने लोगों ने डाउनलोड करी और उनको फिर पकड़ने में जो है थोड़ी सी समस्या होती है। लेकिन मोस्टली अगर वो ऑनलाइन है तो उनको रिमूव करा जा सकता है। अच्छा, एक और बहुत ही कॉमन सवाल है जो कि अभी एक ट्रेंड चला था जिबली इमेजेस का। ChatGPT या अन्य सॉफ्टवेयर्स के माध्यम से लोग अपनी जो फ़ोटोज़ हैं वो सॉफ्टवेयर पर अपलोड करते हैं, उसके बाद में वो एक उसका प्रॉम्प्ट के अनुसार एक कंक्लूजन देता है। क्या इस तरह के सॉफ्टवेयर पर अगर हम फ़ोटो अपलोड करते हैं उससे भी डेटा ब्रीच या प्राइवेसी का हनन होता है? बिल्कुल मैम, बिल्कुल प्राइवेसी का हनन होता है। हम लोग बिना वेबसाइट देखे, और फ़ोटो ही नहीं, ये तो गिबली इमेज एक छोटा एग्जाम्पल है, इसके अलावा भी सरकारी संस्थाओं में भी जो है PDF बनाते हैं लोग। PDF को बनाने के लिए उसको कंप्रेस कर दिया जाता है, उसको हम लोग और वेबसाइट्स पे, इंटरनेट पे फ्रीली अवेलेबल वेबसाइट्स पे अपना आधार कार्ड उससे कंप्रेस करना है, उसको भेज देते हैं। ये सारा जो डेटा है वो जो है वो कंपनी स्टोर करती है और डेटा ब्रीच आराम से जो है वहाँ पे हो सकता है और होता है। इसीलिए आपको जो है जो कॉल्स आती हैं और बाकी चीज़ें आती हैं वो इन्हीं के कारणवश आती है। साथ ही साथ हैव आई बीन पॉन्ड HAVEIBEENPWNED.com एक वेबसाइट है ओपन सोर्स, जिस पे आप अपनी मेल ID जब डालेंगे तो जितने भी डेटा ब्रीच हुए हैं आपके साथ अभी तक, वो सारे आपको वहाँ पे दिख जाएंगे। तो ऐसी वेबसाइट्स हैं जहाँ से आप अपना डेटा ब्रीच भी देख सकते हैं। साथ ही OSINT जैसी टेक्नोलॉजी, ओपन सोर्स इंटेलिजेंस जैसी टेक्नोलॉजी पे आप वर्क करके, जो कि फ्रीली अवेलेबल है,
वहाँ जाके चीज़ों को एनालाइज करके देख सकते हैं कहाँ कहाँ आपका डेटा ब्रीच हुआ है। सर एक बहुत ही कॉमन केस के बारे में जानना चाहूँगी। जैसे एक कुछ वेबसाइट्स होती हैं जिन पर आप किसी का कॉन्टैक्ट नंबर डाल दें, उसके बाद में आपको कई सारे स्पैम मैसेजेस आते हैं। क्या ये भी एक साइबर क्राइम की कैटेगरी में आता है? क्योंकि हमने अपनी लाइफ में भी ये चीज़ें एक्सपीरियंस की हैं कि किसी ने ऐसा किया हो, हमारे पास अलग अलग कंपनी से लगातार OTPs आ रहे हैं और दूसरों के साथ भी ऐसी चीज़ें होते हुए देखी हैं। तो क्या ये भी एक साइबर क्राइम में आएगी? डेफिनेटली मैम, इसको हम प्राइवेसी का वॉयलेशन बोलेंगे। हमारा नंबर बिना हमारी जानकारी के कहीं पे भी यूज़ हो रहा हो या कहीं पे भी डाला गया, वो प्राइवेसी का वॉयलेशन है और ये पूर्णतः जो है इलीगल है। बहुत लोग जो है परेशान करने के लिए भी लोगों के नाम, लोगों की फ़ोटो, लोगों के जो नंबर्स हैं उनको जो है वो ऑनलाइन जो है डाल देते हैं, डिफरेंट वेबसाइट्स पे डाल देते हैं, जहाँ पे उनको फिर परेशानी का सामना करना पड़ता है। ये सारी चीज़ें भी हम cybercrime.gov जो पोर्टल है .in पे रिपोर्ट कर सकते हैं। दूसरा एक मेजर जो केस है वो है जो वीडियो कॉल्स आती हैं, उनके ज़रिए किस तरह से फ्रॉड्स हो रहे हैं और लोग कैसे जानें कि अब वो इस तरह के किसी केस में फंस चुके हैं जहां पर उनके साथ एक फ्रॉड हो सकता है। बेसिकली जो अननोन वीडियो कॉल्स आती हैं, मैं आप सबको बताना चाहूँगा, व्हाट्सएप में प्राइवेसी का फीचर होता है। वो प्राइवेसी व्हाट्सएप का फीचर से आप जो व्हाट्सएप वीडियो कॉल्स या वॉइस कॉल्स जो अननोन नंबर से आती हैं उनको साइलेंट कर सकते हैं, क्योंकि एकदम से जो है बुज़ुर्ग लोग जो हैं और यंगस्टर्स भी नहीं देखते, वीडियो कॉल उठा लेते हैं। उसमें क्या होता है कि सामने कोई महिलाएं हैं जो कि वल्गैरिटी करती हैं, आपकी वीडियो बना लेते हैं, उसको ब्लैकमेल करते हैं। तो इन सब से बचने का यही है कि आप जो है तुरंत कोई भी एक्शन ना करें। पैसा भी अगर किसी को आप ट्रांसफ़र कर रहे हैं, चाहे वो आपका रिलेटिव हो, उसको तुरंत ना करें, उसको फिजिकली जाके दें। और ऐसी वीडियो कॉल्स जो कि अननोन नंबर्स हैं उनको कृपया ना उठाएं और व्हाट्सएप की अपनी प्राइवेसी सेटिंग्स को लगाएं। और अगर यदि आपके साथ ऐसा फ्रॉड हो जाता है तो उसको cybercrime.gov.in, जो कि मैं बार बार बता रहा हूँ, उस पर ही रिपोर्ट करना चाहिए। अगर किसी ने इस तरह का कोई कॉल उठा लिया है, उसके बाद में उनसे पैसे की डिमांड की जा रही है या कोई लिंक भेजा जा रहा है कि इस पर आप मुझे पैसा ट्रांसफ़र करो, तो उसके लिए आप क्या बताना चाहेंगे कि किस तरह से उससे बच सकते हैं? और अगर कॉल उठा लिया है, आप फंस चुके हैं उसमें, तो फिर क्या? अगर आप फंस चुके हैं तो पहली चीज़, आपको एकदम भी घबराना नहीं है और पैसे नहीं ट्रांसफ़र करने हैं, क्योंकि आप ये समझिए वो पैसे लेने के बाद भी आपसे बार बार पैसे मांगेंगे ही। ये केस वहाँ पे बंद नहीं होगा, वो आपको तब तक मांगेंगे जब तक आपको वो कंगाल नहीं कर देंगे, वो आपसे पैसे मांगते ही रहेंगे। ऐसे केस में सबसे पहले आपको अपने फ़ोन का इंटरनेट बंद कर देना है। साथ ही आपको नियरेस्ट जो साइबर पुलिस स्टेशन है वहाँ पे संपर्क करना है, उस नंबर को रिपोर्ट करना है। और साथ ही यदि आपको कोई स्पैम कॉल आती है, उसको जो है ज़रूर नंबर को रिपोर्ट ज़रूर करें। ऐसा ना सोचें हमारे साथ कोई स्कैम नहीं हुआ तो ये क्या। उसको रिपोर्ट करने से क्या होगा कि बाकी जो भारत के सिटीजन्स हैं और भी जो आम नागरिक है वो बचेगा, क्योंकि हमारे भारत में लोग साइबर क्राइम को रिपोर्ट ही नहीं करते जब तक उनके साथ स्कैम या उनके पैसे नहीं जाते। अगर आपके पैसे गए या नहीं गए, आप पे कॉल आई है, आपके पास वो नंबर है, उसको कृपया रिपोर्ट करें, जैसे वो नंबर ब्लॉक कराया जा सके। डिजिटल अरेस्ट के केसेस में एक बड़ा इंक्रीज़ देखा गया है। डिजिटल अरेस्ट को किस तरह से आइडेंटिफाई करें और उससे किस तरह से? आपने देखा होगा कि बाकी जो लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ हैं वो जो है शेयर करती हैं कि हम किसी को भी कॉल नहीं करते हैं। अगर आपको कोई भी नारकोटिक विभाग से बोल रहा है या कस्टम से बोल रहा है, आप जो है उसका अगर वो आपको आइडेंटिटी कार्ड भी दे रहा है तब भी आप उस पर विश्वास ना करें। कोई डरने की बात नहीं है। ज़्यादा से ज़्यादा अगर आप असली में फंसे हुए होंगे तो वो आपको सम्मन भेजेंगे या घर पे किसी ना किसी कांस्टेबल या पुलिस पर्सनल्स आएंगे आपके, और तब आपकी जानकारी वहाँ से ली जाएगी। इन केस में जो है आप जो है वहाँ पे हमारे संपर्क करें, जो भी कंसर्न डिपार्टमेंट है। यदि वो कोई पुलिस का विभाग है तो उस विभाग में संपर्क करें, कस्टम का है तो वहाँ करें, नारकोटिक्स का है तो वहाँ संपर्क करके पूर्णतः वेरीफाई करें क्या ऐसा है क्या नहीं है। एक और फ्रॉड जिसके कई सारे केसेस रिपोर्ट हुए हैं, ऑनलाइन शॉपिंग से जुड़ा, कि आपके पास कॉल आता है कि मैम आपका पार्सल है, आपने कहा मेरा कोई ऑर्डर नहीं है, तो वो कहता है कि ठीक है मैं इसको रिटर्न कर देता हूँ, आपके फ़ोन पर एक OTP आया है वो मुझे बता दीजिए। इस पर बेसिकली जो इस तरीके के मैसेजेस आते हैं ऑनलाइन शॉपिंग से रिगार्डिंग, जो कि वेबसाइट है, वो फिशिंग जो मैंने बताया था, वो पेज जो वेब पेज है उनका जो डुप्लीकेट पेज बना लेते हैं उसके थ्रू होते हैं। और साथ ही उन जैसे पेजेस को वेरीफाई करने के लिए आप देखिए HTTPS होना चाहिए, जो सामने वेबसाइट के पहले लिखा रहता है HTTPS। ज़रूरी नहीं है कि अगर HTTPS है तब भी वो पेज सिक्योर हो, तब भी ऐसा हो सकता है कि वो पेज जो है वो सिक्योर ना हो।
ऐसे में आपको क्या करना है कि वेरीफाई करिए उसका GUI, उसका ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस कैसा है, बाकी उसकी इन्फॉर्मेशन वहाँ पे जो है वो कितनी रेलेवेंट है, उसका एड्रेस और क्या कोई और वेबसाइट तो नहीं है ऐसी जो बनी हुई हो, उसका जो लिंक है उसको प्रॉपर वेरीफाई करिए। जैसे www.myntra.com हो, मिंत्रा कुछ भी policy.com या कुछ भी इस तरीके से एक्सटेंशन लगा हुआ लिंक ना हो। और जो OTP आपके फ़ोन पर आता है, OTP आप किसी को मत बताएं, क्योंकि OTP आपसे कोई मांग ही नहीं सकता। यदि कोई ऐसा है जो बोल रहा है OTP बताएं, फिजिकली उसको देखें, उसको मैनेज करें तब, और OTP कहाँ से आया है उसको वेरीफाई करें, तब आप जो है इन सब से बच सकते हैं। तो बेसिकली अगर हर एक इंडिविजुअल अपने एंड पर अवेयर रहता है तो उससे काफ़ी ज़्यादा साइबर फ्रॉड से बचा जाता है। आप अवेयरनेस इज़ द की टू सेव दी साइबर क्राइम। जो अवेयरनेस है उसी से आप जो है साइबर सुरक्षित रह सकते हैं और साइबर स्वच्छ रह सकते हैं। कुछ भी करने से पहले उसको सोचें क्या ये ठीक है या नहीं है। आप साइबर सेफ तभी रह सकते हैं जब आप अपने आप में जो है सेल्फ अवेयर हो, सेल्फ कॉन्शियस हो और प्रॉम्प्ट एक्शन करें। मेरा आप सबको यही है, हैव अ सेफ साइबर वर्ल्ड। आप लोग ऑनलाइन सेफ रहें और कोई भी ट्रांजैक्शन करने से पहले ऑनलाइन कई बार सोचें और वेरीफाई करें। बहुत शुक्रिया सर हमसे बात करने के लिए। हमारे साथ साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट कार्तिकेय श्रीवास्तव, जिन्होंने कई सारी टिप्स बताई अलग अलग केसेस में किस तरह से आप अपने आप को साइबर फ्रॉड से बचा सकते हैं, क्या प्रिकॉशनरी मेजर्स ले सकते हैं और कहां पर उन क्राइम्स को रिपोर्ट कर सकते हैं, इसके बारे में हर एक जानकारी दी है। तो हर एक इंडिविजुअल को अगर वो खुद से अवेयर रहता है तो ये जो साइबर क्राइम्स हैं इनसे बचने में आसानी से मदद मिलेगी। कैमरा पर्सन अनिल के साथ नितिका दीक्षित, न्यूज़ 18 लखनऊ।